नमस्कार। गुफ्तगू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते इस प्रोग्राम की मार्फत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियात के साथ जिन्होंने जिंदगी के किसी न किसी शोबे में कोई महारत हासिल की है, एक खास मकाम पैदा किया है। आज हम आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम में करवाने जा रहे हैं प्रोफेसर पी स्तोब्दन के साथ, जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त एकेडमिक हैं, सेंटर फॉर रीजनल और स्ट्रेटजिक अफेयर्स के डायरेक्टर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, और भारत के अकेले वाहिद मंगोलिस्ट हैं। मंगोलिया पे उनकी स्पेशलाइजेशन है और उनकी जिंदगी के, उनकी पर्सनैलिटी के बहुत से और आयाम हैं जो बातचीत के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रोफेसर स्तोब्दन, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर स्तोब्दन, आपका जन्म लद्दाख में हुआ। एक बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, -35-40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में। वहाँ पे पानी बहुत कम है, बहुत मुश्किल हालात हैं। कैसे लाइफ, शुरुआती ज़िंदगी आपकी वहाँ गुजरी? जी कौल साहब, बहुत ही दूर दराज जगह पे मैं पैदा हुआ था। एक जगह थी स्तोक, हाँ जी, जो लेह से करीब 16 किलोमीटर दूर थी जी। और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मेरा घर शायद 14,000 फीट की ऊंचाई पे समंदर से, उस लेवल पे मेरा घर है, जहाँ पे ज़्यादातर परमाफ्रॉस्ट कंडीशन में रहते हैं जी, और पानी नहीं होता है करीब 4-5 महीने। जी। फ्रॉम अक्टूबर से लेके फरवरी या एंड फरवरी तक कोई पानी नहीं होता है और बर्फ़ को पिघल के हम उसको पीते हैं। बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी थे उन दिनों, और ये करीब अब 40-45 साल पुरानी बात है। अभी तो हालात बदल चुके हैं, लेकिन हमारे जब हम छोटे थे, लाइफ बहुत मुश्किल थी और पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत दूर तक हमको पैदल जाना पड़ता था। करीब 16 किलोमीटर रोज़ पैदल जाना, और सिंधु नदी जो करीब 13 किलोमीटर के बात है, या 11-12-13 किलोमीटर की बात है, उस पर एक छोटा सा ब्रिज होता था। वो कोई गाड़ी नहीं आती थी, और वहाँ से जाके लेह तक स्कूल में पढ़ाई करने के जाते थे। उन दिनों जो पढ़ाई है लद्दाख में कैसे हो पाती थी इतनी ठंड में? पर्टिकुलरली मतलब जो पढ़ने का सीजन है वो तो 4-5-6 महीने ही रहता होगा। हाँ, ज़्यादातर तो आप गर्मी में तो पेड़ के नीचे ही बैठ जाते थे, और सर्दी में तो बंद ही रहते थे 2-3 महीने। और उस टाइम बुखारी का नाम का भी बहुत ही मुश्किल था। कोई कोल या कोयला तो होते नहीं थे, केरोसिन भी नहीं होते थे। काफ़ी गोबर जला के, लकड़ी जला के अपना गुजारा करते थे, और कोई ख़ास सहूलियत भी नहीं थी इस तरह की, कोई बिल्डिंग से अच्छा हो, टीचरें आएँ। और टीचर जो है कश्मीर से आते थे, वो बेचारे ठंड से वापस चले जाते थे विंटरों में, और बहुत मुश्किल काम था उस टाइम। क्या आपने वहाँ पे पढ़ा लेह में? मैंने प्राइमरी एजुकेशन और सारा स्कूलिंग वहीं से की थी, और करीब क्लास 6 तक तो हम अलिफ बे पढ़ते रहे। अच्छा। और क्लास 6 और 7 में मुझे याद है ABC और काका का सिखाया गया था, और ज़्यादातर बोधी लैंग्वेज पढ़ते थे और उर्दू लैंग्वेज पढ़ते थे, और अपने लकड़ी पे वो जो तख्ते हैं उसी पे ही कलम से लिखते थे। और लेकिन उसके अपनी एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ थी, एक्सपीरियंस था, और हम इसको महसूस करते हैं। अच्छा, आज भी मैंने देखा, मैं लद्दाख गया हूँ, वहाँ मैंने देखा बहुत से छोटे बच्चे आज भी मंक्स बनने जाते हैं। अभी भी वो जी। उनके वो क्या उनका ट्रेडिशन, कैसे वो रेगुलर एजुकेशन नहीं करते, वो सिर्फ ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा सोशो कल्चरल एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। उसकी वजह से लोग मंक्स बनते हैं। एक ट्रेडिशन बनी है कि सबसे छोटे भाई जो है वो मोनास्ट्री को दे देते हैं। उसमें बहुत रीज़न्स होते हैं। एक तो इकोनॉमिक रीज़न्स होते हैं या सोशल रीज़न्स होते हैं, और खेतों की बंटवारे नहीं होते थे। अच्छा। एक बच्चे मोनास्ट्री जो कम्युनिटी उसको देखभाल करते थे।
और एक मंक बनने से वो एक उसको एजुकेशन मिलता था, फ्री एजुकेशन, और उसकी वजह से उसकी अपनी एक सोशल, फैमिली का सोशल स्टेटस भी बढ़ जाता था. देयर इज़ एन अपवर्ड मोबिलिटी थ्रू दी मोनास्टिक एजुकेशन. और मोनास्ट्री जो है दैट इज़ द सेंटर ऑफ आर्ट, एजुकेशन, कल्चर, स्पिरिचुअलिज्म, फिलॉसफी. तो उन दिनों जो कोई मॉडर्निटी का तो कोई असर था ही नहीं. और जो ट्रेडिशन जो मोनास्ट्री जो उसको एक सहारा देता था, इसलिए हर फैमिली अपने एक बच्चे को तकरीबन अपने एक बच्चे जो मोनास्ट्री के लिए भेजते थे. अच्छा, कॉलेज एजुकेशन के लिए आप बाद में दिल्ली आए. जी. तो ये तो बड़ा एक कल्चर शॉक सा रहा होगा, जैसे आप लद्दाख से एक बिल्कुल दूर दराज के रिमोट एरिया से उठ के सडनली आप देश की राजधानी में आ गए. जी, जब तक मैं बड़ा हो चुका था तब तक काफ़ी हालत बदल चुकी थी. ले भी ओपन अप हो चुका था टू द वर्ल्ड. जी, जो फॉरेन टूरिस्ट का आना वहाँ पे. जी, जब शेख साहब दूसरे बार हुकूमत में आए थे तो लद्दाख को एक दुनिया के लिए खोल दिया था. और उन्होंने इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए खोल दिया था. उन्होंने हवाई जहाज़ का सर्विस शुरू किया था. उसकी वजह से रोड कंस्ट्रक्शन, रेल, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इस तरह की सुविधाएं शुरू हो चुकी थी. और रेडियो और हर तरह की चीज़ थी. और उतना मुश्किल नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी शौक था, इसलिए कि हमने सुना था, हम हिंदुस्तान को, अपनी लैंग्वेज को ग्यागर कहते हैं. ग्यागर इज़ लैंड ऑफ विजडम, लैंड ऑफ नॉलेज और लैंड ऑफ बुद्धा. और हम उस ख्यालात से गए थे कि वहाँ बहुत बड़ा चीज़ होंगे, बहुत बहुत अच्छी चीज़ होंगे, स्वर्ग जैसे होंगे. लेकिन उतना तो नहीं पाया. बहुत सारे गुर्बत देखे हम दिल्ली के सड़कों पे. हम भी अपने बैकवर्ड जगह से हम आए थे, लेकिन दिल्ली में भी कम ऐसी हालात इतना अच्छी नहीं थी, क्योंकि अमीर लोग भी थे लेकिन वहाँ बहुत गरीब लोग भी थे. सड़कों पे लोग सो रहे थे. गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज वेरी वाइड. उन चीज़ों को देख के बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगा था. शॉक इन अ डिफरेंट वे. और लेकिन एडजस्ट किया. और क्लाइमेट जो है वो सबसे बड़ा एक शॉकिंग चीज़ था. हमको याद है जब मानसून के टाइम पे हम दिल्ली पहुँचे तो बहुत पसीना आ रहे थे, और कीड़े मकोड़े बहुत सारे थे. डरते थे हम. मच्छर, सांपें आती थी, और जो नंगे छिपकली जो कमरे में जो घुसती थी, तो हमको इस तरह की डरावना सा होता था. इस तरह की एक, आई थिंक, एक नेचुरल चीज़ था जो एक अलग से एक टेम्परेट जगह से आके एक क्या कहते हैं, एक ट्रॉपिकल एरिया में आके बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस हमने महसूस किया. क्या आपने पढ़ा वहाँ कॉलेज में, क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? हमने बीए ऑनर्स किया था. सिंपल बीए किए थे. हमारे एजुकेशन उतना साउंड नहीं थे, और फिर भी हमने ऑनर्स अच्छी तरह से पास किया. और अच्छे उस टाइम पे, आजकल तो बच्चे 90%, 95% लेते हैं. उस टाइम पे हमें जब 62, 65 तक लें तो आप तो बहुत अच्छा लगता था. तो हमें अच्छा हुआ था कि हमें भी 60+ मिले थे. और आई डिड वेरी वेल. And as a result, I was able to pursue higher education further. जी, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चले गए. जी. उसके बाद जी, क्या वहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन रही? वहाँ पे मैं एक सेंटर था जी, जिन्हों एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर मुनीस रजा, जो कश्मीर में भी एक ज़माने में प्रिंसिपल होते थे. जी जी. और उनके साथ एक भाई मासूम रजा साहब के भाई. जी जी. बाद में जब जेएनयू के वाइस चांसलर भी रहे शायद. मुझे पॉलिटिक्स में बहुत शौक था, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया था. एक और भी प्रोफेसर थे, हरजीत सिंह साहब, जो लद्दाख पे बड़े रिसर्च किए हुए थे. बहुत एक्सपर्ट है, उनका एक्सपर्टीज है हिमालय के ऊपर. उन्होंने मुझे एक सेंटर था, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट. उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग, डेवलपमेंट और प्लानिंग की इस तरह की कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे. स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, जोमोफोलॉजी, क्लाइमेट, और इन चीज़ों के ऊपर स्टडीज़ किया 2 साल की. और उसके बाद फिर मैं एकदम फिर पॉलिटिक्स में चले गया. अपना एक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में रहे, और वहाँ पे काफ़ी साल हमने पढ़ाई किया. मंगोलिया आपने कैसे चुना? मंगोलिया क्या वजह थी आपकी
मंगोलिया में एक इंटरेस्ट, आपने मंगोलिया पे स्पेशलाइजेशन? जी, जब मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे एक प्रोफेसर राम राहुल होते थे जी, जो जो एक मध्य एशिया के ऊपर बहुत बड़ा एक्सपर्ट हैं। उन्होंने मुझे ये एक डायरेक्शन दिया था कि देखिए आप इनर एशियन एरिया को पढ़िए, सिंकियांग, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, तिब्बत जैसे लोगों पे, तिब्बत जैसे जगहों पे आपका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। लेकिन उस वक्त पे तिब्बत जाना या सिंकियांग जाना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारत का संबंध चीन के साथ बहुत ही मुश्किल था और ख़राब भी थे। अफ़गानिस्तान में तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था उस टाइम पे, जब सोवियत इन्वेजन आ चुके थे 78 में। उसके बाद जो एंटी सोवियत जो मूवमेंट रहे हैं मुजाहिदीन के, तो वहाँ पे तो कोई जाना तो बड़ा मुश्किल था। तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था जो जहाँ पे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था, और भारत सरकार की तरफ से मुझे एक फेलोशिप दिया गया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मंत्रालय की तरफ से, और मुझे मंगोलिया भेज दिया गया था करीब 2 साल के लिए, जहाँ मैंने एकेडमी ऑफ साइंसेज जो मंगोलिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ उलान बटोर, मंगोलियन पीपल्स स्टेट यूनिवर्सिटी, इस तरह होते थे, कम्युनिस्ट टाइम का था। और वहाँ पे जाके मैंने लैंग्वेज पढ़ा था, और बहुत सारे जगहों पे, मतलब मंगोलिया को एक जगह बना के, बेस बना के मैं इनर एशिया के जितने भी रीजन है उसको घूमते रहे। चीन भी जाते रहा, इनर मंगोलिया जाते रहा, सिंकियांग भी मैं गया था, और यूनान, सिचुआन, बहुत सारे जगहों पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया। जी, मंगोलिया की एक बड़ी अजीब और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जैसे चंगेज़ खान मंगोलिया के थे, जिन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया पे और कहाँ तक वो उन्होंने कब्जा किया, और सडनली फिर बाद में मंगोलिया बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया और अपने ही उसी दायरे में सिमट के रह गया। क्या उसके राइज और फॉल के कुछ आपने वहाँ पे स्टडी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि हिस्ट्री में, कि जब चंगेज़ खान जो मंगोल्स जो है, मंगोल एम्पायर थे, और पैक्स मंगोलिका कहते थे, जो कोरिया से लेके फिनलैंड तक उनका एक एम्पायर होता था, और जहाँ पे पूरा पीस एंड स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश किया होता था। उस वक्त जो है जितने भी पावर होते थे वो लैंड बेस्ड पावर होते थे, जिसके बाद हॉर्स का मोबिलिटी हो। आजकल के तो टैंक्स हैं, हमारे हवा जहाज हैं, या तोपें हैं, मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं। और उस टाइम पे तो सिर्फ एक घोड़ा होता था, जिसका घोड़ा तेज चलेगा उसके कंट्रोल में सारे जगह आ जाते थे। तो चंगेज़ खान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, और जितने भी मंगोल जो किंग्स हैं उनकी सारी बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो हॉर्स से आते थे। हॉर्स जो कैवलरी जो कहते हैं, उस मोबिलिटी से, कि और मंगोलिया जो एक ऐसी जगह पे हैं, एशिया के एक सेंटर में है, और वहाँ से कोई हिमालय नहीं है जो कि उनको रोक पाए। इस तरफ चाइना जाते थे और इस तरफ से यूरोप तक चले जाते थे। और चाइना जो इतना थक चुके थे, उन्होंने ग्रेट वॉल जो बनाया था मंगोल्स को रोकने के लिए बनाया था। और अभी भी उस यूरोप में, अब जब अभी भी फैमिलीज में जब बच्चे सोते नहीं हैं तो जो है माँ अपने बेटे को कहते हैं चंगेज़ खान आ रहा, नहीं तो सो जाओ, नहीं तो चंगेज़ खान बुलाएंगे। जो इस तरह के डायलॉग्स अभी भी चलते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उस वक्त भी ये लोग बहुत ही पॉपुलर थे। और जब जो सी पावर आने लगे, जो यूरोप में रेनेसांस आने लगे, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुए, तो मैरीटाइम पावर जो सी से जो आते हैं, फौज आए हैं और पावर बढ़े हैं, उसके बाद जो लैंड पावर का जो कॉन्सेप्ट या उसका इम्पोर्टेंस स्लोली रिड्यूस हो गया। टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक कर दिया, और जो हॉर्स का मोबिलिटी उस टाइम फिर पुराना हो चुका था। लोग हवाई जहाज, ट्रांसपोर्टेशन और पानी के जहाज, शिप्स के थ्रू हर जगह से कॉन्कर किया, और आस्ते आस्ते मंगोल एम्पायर ख़त्म हो चुका था। और कोई भी और भी जो लैंड बेस्ड पावर है, एम्पायर है, वो तपन हो चुका था। एक इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं 1998 की बात है, या 1995 की बात है, मैं उलान बतौर गया था किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा था, जिसमें
एशिया पैसिफिक कमांड जो यूएस के जो जनरल साहब हैं, वो तुरंत फर्स्ट इराक वार के बाद जो डेजर्ट स्टॉर्म होता था, अच्छा, जो बुश सीनियर ने जो इराक पे हमला किया था, जब सद्दाम हुसैन साहब ने कुवैत पे हमला किया था, तो एशिया पैसिफिक कमांड के जो जनरल साहब उलान बटोर आए थे और एक बहुत बड़ा रिसेप्शन हो रहा था, और वहाँ पे मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना टोस्ट लगाया। अच्छा, जनरल साहब को, जो अमेरिकन जनरल साहब को, उन्होंने कहा कि आखिर में हम दोनों के बीच, जैसे मंगोलिया और अमेरिकन के बीच एक चीज़ कॉमन है। तो सब हैरान हो के क्या बोलने वाला है, कहता है कि वी बोथ हैव कॉन्कर्ड बगदाद। तो चंगेज खान जो है 13th सेंचुरी में बगदाद को, लेकिन डिफरेंस ये भी है कि मंगोल्स वहाँ कामयाब हुए और अमेरिकन अभी भी कामयाब नहीं हुए। इस नोट पे प्रोफेसर स्तोब्दन हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे आपके बाकी जीवन के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, और जो आपने सेंट्रल एशिया में जाके एक अलामाती में जब आप थे वहाँ पे कल्चरल सेंटर में इंडियन कल्चर, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुफ्तगू प्रोग्राम में प्रोफेसर स्तोब्दन के साथ, और ये बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुफ्तगू प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम प्रोफेसर स्तोब्दन से बात कर रहे थे उनके मंगोलिया स्टडीज के बारे में और मंगोलिया में जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उनके बारे में। प्रोफेसर साहब, जो मंगोलिया पे स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपने एकेडमिक्स को ज्वाइन, आईडीएस से आपने ज्वाइन किया, क्या किस तरह की हम रिसर्च करते हैं, किस तरह का काम होता है इंडियन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? एकेडमिक्स क्या रोल? एक तो हम देखते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस है, ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटिशियंस हैं, मगर इनमें एकेडमिक्स का क्या रोल है? देखिए, जब देश इंडिपेंडेंट हो गया था तो सारे पॉलिसीज और सारे प्लानिंग जो है ब्यूरोक्रेट्स बनाते थे, वही सारे कंट्रोल करते थे, वही स्ट्रेटजिस्ट थे, वही प्लानर्स थे, वही थिंकर्स भी थे, वही इंटेलेक्चुअल भी थे, और वही लोग सोचते थे और वही लोग एग्जीक्यूट भी करते थे। लेकिन जो उसका नतीजा ये हुआ कि जब 1962 में चाइनीज़ ने जब हमला किया था, तो उस टाइम जो जितने भी सोचने वाले थे और काम करने वाले थे सिर्फ फौज और ब्यूरोक्रेट थे, और नतीजा रहा कि हम बुरी तरह हार गए। तो उसके बाद एक ट्रेडिशन शुरू हुआ कि हम सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स और फौज हैं उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते, हमें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फौज का काम है लड़ना, ब्यूरोक्रेसी का काम है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, लेकिन वो साइड बाय साइड थिंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में जो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होता है, उस पर हर पहलू से चीज़ को देखते हैं, उसमें एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हर सब्जेक्ट पे। तो जो ये जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो हमारे कंट्री में शुरू हुआ था, ये यूरोप से हमने इंट्रोड्यूस किया। ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, हर देश में होता है, लेकिन हर देश के सरकारी दफ्तर के साथ ये अटैच रहते हैं। ये प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है, या फॉरेन पॉलिसी के अंदर होते हैं, या डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ होते हैं। तो इसी तरह हमारे देश में भी ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें हर तरह की चीज़ को एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाते हैं, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग होता है जिसमें मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस, थिंकिंग सारा एनालाइज करते हैं। तो हमने उसमें ज्वाइन किया, और इस एरिया में जो एशियन सिक्योरिटी पे हमारा स्पेशलाइजेशन था, और बढ़ते बढ़ते हम चीन पे, अफ़गानिस्तान पे, सेंट्रल एशिया पे, बर्मा पे, कुछ हिमालयन एरियाज़ में भी हमने काफ़ी एक्सपर्टीज़ डेवलप किया, और देश के लिए बहुत काम किया, और इनपुट्स देते रहे सरकार को, और काफ़ी सक्सेस भी प्राप्त हुआ।
अच्छा, जब आप अलमाती गए, वो वहाँ पे क्या आपका रोल था? जैसे एक इंडियन कल्चरल सेंटर अलमाती, वहाँ पे डायरेक्टर आप गए। हाँ, ये एक जब 99 में जब विदेश मंत्रालय ने मुझे चुना गया था कि एक असाइनमेंट दिया था कि आप जाइए एम्बेसी ऑफ इंडिया जो अलमाटी में जो कजाकिस्तान में है, जी उस पे एज ए कल्चरल एम्बेसडर जी यू शुड गो एंड हेड दैट इंस्टीट्यूशन। जी तो उसमें मेन चार्टर है टू डेवलप गुडविल उस ज़माने में, थ्रू कल्चरल एक्सचेंजेस, कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशन एक्सचेंजेस, और हायर लेवल पे जो लोगों के साथ कांटेक्ट रखना, इन्फॉर्म्ड लोगों के साथ डिबेट करना, और लोगों की मिसपरसेप्शंस है वहाँ पे भारत के प्रति, अच्छा। और उन मिसपरसेप्शन को रिमूव करना, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, इस तरह बहुत सारे चार्टर्स थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि अभी तो भारत बहुत महान हो चुका है और आईटी का सुपर पावर है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ऊंची है। उस वक्त भी जब शुरू हो चुका था, लेकिन भारत का सबसे बड़ा एसेट जो है वो है कल्चर। हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, इथोस है, जो दुनिया भर में मशहूर है। और विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में हम कल्चर को एक तरह का इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी। और उस वक्त उन चीज़ों के लिए हमें चुना गया था कि इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह आप प्ले करें, और वो भी एक सेंट्रलेशन थिएटर में जाके प्ले करें। और एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत रिजल्ट अचीव किए हम लोगों ने। प्रधानमंत्री थे उस टाइम, वाजपेयी जी आए हमें, और इस तरह के बहुत सारे रिलेशनशिप को बढ़ावा देने की कोशिश की हमने। किताबें लिखी इन चीज़ों के ऊपर, और बहुत इंटरेस्टिंग टेन्योर रहा मुझे। आपको लगता नहीं कि जो सेंट्रल एशिया का बहुत सारा इन्फ्लुएंस हमारे, क्योंकि हम सिल्क रूट का एक ऑफशूट लद्दाख भी था, और बहुत सारा पहले से ट्रेड और कल्चर का एक्सचेंज होता रहा है सेंट्रल एशिया के साथ, वाया लद्दाख, कश्मीर, एक कुछ ऐसे आपको ट्रेसेस वहाँ पे मिले जहाँ पे हम एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकें? जाहिर है जी, ये क्योंकि जम्मू कश्मीर जो रियासत है वो सब कॉन्टिनेंट नहीं है। जी जी ये सब कॉन्टिनेंट नहीं है। ये हमारे भारतवर्ष के सारे लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर टेरिटरी जो है एक सब कॉन्टिनेंटल फिनोमिना नहीं है। ये एक सेंट्रल एशियन के रियलम में एक एक्सटेंशन है। इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत जो है एक सेंट्रल एशियन पावर भी है, एक साउथ एशियन पावर, सिर्फ साउथ एशियन पावर नहीं है। और पहले भी हिस्ट्री में आप देखेंगे, पहले भी भारत का जो इंटरेस्ट रहा इनर एशिया की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ काफ़ी एक्सटेंड करते थे। और ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी हमारा एक काशगर तक हमारा कॉन्सुलेट होता था, हमारा ट्रेड चलती थी, हमारा कॉन्सुलेट होता था, पॉलिटिकल कमीशन में बैठते थे। तो इंडिया एज ए सेंट्रल एशियन पावर वाज वेल इस्टेब्लिश्ड। ये तो हमें अभी हालों के सालों में हमको पुश कर दिया गया। हमारे जो बाहर के ताकतें जो है हमको वहाँ से घिसट के साउथ एशिया की तरफ फेंकना चाहते हैं। कहता है कि आपका काम जो है साउथ एशिया में रहे, हमारी तरफ आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई करते रहिए, उसी में आपका जगह है, इधर मत आइए। तो ये गलत चीज़ है। और हमारा जितना भी आउटलुक है बाहर की तरफ होना चाहिए। और ये सारे मिलता जुलता है, जैसे आप कह रहे थे कि कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, हमारे कस्टम्स, बहुत सारे चीज़ तो हमारे समावार हम इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब हम कॉमन है। और बहुत आप श्रीनगर या लेह से जाएंगे, बिश्केक चले जाइए, उरुमची चले जाइए, काशगर चले जाइए, वो करीब आधा घंटे भी नहीं होंगे। जब आप केरला जाएंगे या बेंगलोर जाएंगे आपको 3-4 घंटे लगेंगे। तो इस तरह की जो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, इनके साथ हमारा बहुत ही क्लोज है। और इस चीज़ को हम पिछले 50 साल से हमने एक बर्लिन वॉल की तरह खड़ा करके, हमारा कोई सेंस ऑफ इमेजिनेशन भी नहीं है कि यहाँ पे क्या है। तो हम तो खैर बहुत घूम के गए थे, लेकिन एक महसूस होता था कि मेरा घर बिल्कुल एक सामने है, वहाँ बैठ के भी। अब आप जम्मू आए हैं, रियासत जम्मू और कश्मीर में अभी बहुत इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी है और काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ
हमारे रिलेशंस कुछ बेटर हो रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो बहुत साल पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है, जैसे कभी सोच भी नहीं सकते थे शायद यहाँ से कि बस चलेगी और वो वहाँ जाएगी। काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स पिछले दो चार सालों में हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी जो आप रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे एज डायरेक्टर, आप इस मौके पे इस बड़े क्रूशल फेज ऑफ आवर रिसेंट हिस्ट्री में आप यहाँ जम्मू में आए हैं, जो यहाँ पे सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक अफेयर्स रीजनल स्टडीज़ का जो सेंटर है, उस पर क्या आप रोल प्ले करना चाहते हैं? पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे रियासत के जो पढ़े लिखे लोग पिछले 10-15 सालों में बाहर चले गए, ब्रेन ड्रेन होते गए, हालात बहुत ख़राब था। वक्त आ गया है कि अभी लोग आस्ते आस्ते रियासत की तरफ वापस आ रहा है। ये भी एक इंडिकेशन है कि हालात सुधार रहे हैं जी। एक नया एक प्रोस्पेक्ट है, एक फ्यूचर है, एक ड्रीम है। और उसी सिचुएशन को देखते हुए हमारा भी एक डिसीजन था कि अपने रियासत में आके एक कंट्रीब्यूशन करें। आफ्टर ऑल सबको अपना जो जी जी जगह जो जहाँ पैदा हुए वो बहुत प्यारा होता है, और इस कंसिडरेशन को लेके मैं जम्मू में और इसको हेड करने के लिए आया हूँ। और आई थिंक द स्कोप for doing certain things or positive things are limitless, tremendous opportunity to harness the potentials of the state. ये समझ लीजिए कि स्टेट बिल्कुल एक अभी भी एक वर्जिन है, it's a virgin land, and there's so much enormous resources, human resources, natural resources which has not been exploited as yet. That needs to be put into a certain perspective. उस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह हालात को सुधरते हम अपना एक शेप दें, स्टेट को दुनिया के साथ जोड़ने के लिए, देश के साथ जोड़ने के लिए। हर चीज़ का एक पर्सपेक्टिव रहता है। उस पर्सपेक्टिव के अंदर मुझे ये नज़र आ रहा है कि स्टेट का बहुत बड़ा फ्यूचर है, और जो भारत देश जो अचीव करना चाहते हैं दुनिया भर में, ये सिर्फ JNK के थ्रू ही हो सकता है। और अब देखिए रेलवे चले जा रहे हैं श्रीनगर तक, और सारा दुनिया जो है यहाँ से ओपन अप हो जाएगा। और भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति, भारत की डिप्लोमेसी, इस एरिया में जो चीज़ जम्मू कश्मीर रियासत कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से केरला भी नहीं कर सकते जी। मेरा ये सवाल है कि जब मिस्टर चमलिंग साहब जो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम है, वो अपना डिप्लोमेसी करते हैं चाइना के साथ, फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, क्यों नहीं मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब अपना श्रीनगर में बैठ के या जम्मू में बैठ के डिप्लोमेसी कर सकते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव टू हैव ए कैपेसिटी बिल्डिंग नाउ स्टार्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, and develop the tools of diplomacy, tools of economics, tools of policy, so as to find a place for us on the international arena, in the international arena, in the nation, in the country, in Asia. जी. After all, this century is going to be the century of Asia, and we need to be a very strong partner, a contributor in this building of a common Asian community. And JNK cannot lag behind that, and we need to think about reconstruction of JNK, and I think there lies the destiny for all of us. प्रोफेसर स्तोपदन, इस बेहतरीन नोट पे कि JNK का भविष्य बहुत उज्जवल है और जम्मू कश्मीर रियासत इस पूरे खित्ते में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, और मुझे यकीन है कि उस रोल में आपका एक अपना स्थान होगा, क्योंकि जहाँ पे भी कभी पॉलिसी प्लानिंग की बात आएगी, रिसर्च की बात आएगी, और जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप
को किस लेवल तक और कहाँ तक हम ले जा सकते हैं उसकी बात आएगी। चूंकि आप इस पूरे खित्ते में एक्सपर्ट हैं तो आपकी महत्ता हमेशा बनी रहेगी। हम आपका इस स्टेट में वापस स्वागत करते हैं और हम यकीन रखते हैं कि आने वाले वक्तों में इस रियासत के भविष्य को बनाने में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आज का हमारा ये गुफ्तगू प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।